हिमांशु जी, आपसे एक दो चीजें, अब मैं थोड़ी जो स्पेसिफिक्स पे आ जाऊं। मोदी सरकार हरदम शुरू से ये कहती रही है कि मोदी सरकार का फिजिकल जो मामला है, फाइनेंशियल मामले में बहुत बढ़िया जबरदस्त पकड़ है। निर्मला सीतारमण जी तो पिछले 75 साल में ऐसी अभूतपूर्व वित्त मंत्री ही नहीं हुई। मैं एक चीज और बता दूं, प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब ने कहा कि इसमें क्या हुआ। एक अच्छी चीज ये हुई कि वो एक ही घंटे में उन्होंने पीछा छोड़ दिया, नहीं तो वो हमें उम्मीद थी कि 1.5 से 2 घंटे की हम लोग उम्मीद लगाए थे, उन्होंने 1 घंटे के में ही अपना भाषण समाप्त कर दिया। मुझे एक चीज हिमांशु जी ये बताइए, ये सरकार जो अपने को ये मानती है कि वो सब चीजों में मास्टर है, विश्व गुरु है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, उसका फिजिकल डेफिसिट 5.8 पहुंच रहा है। 2014 में जब इन्होंने सत्ता ली थी तब 4.8 था। आज तक पिछले 10 वर्षों में एक बार भी जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है वो आज तक नहीं अचीव कर पाए हैं पिछले 10 साल में। तो ये अपने को ये कैसे कहते हैं कि हम बहुत वित्तीय प्रबंध में बहुत मास्टर हैं, हमारे यहाँ डिसिप्लिन है। ये जो जिस तरह से पैसा उड़ाया जाता है, मैं तो उड़ाना बोलूंगा, और बहुत गैर फिजूल की चीजों में, उस पर रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो रहा है भाई। 5.8, अब आज बोले हैं कि नहीं नहीं अगले वर्ष हमारा टारगेट है 5.1 और उसके बाद 4.8 हम 25-26 में करेंगे। थोड़ा फिजिकल डेफिसिट को भी ध्यान में रखते हुए बाकी चीजों पे आपका हिमांशु जी एक ओवरऑल बयान, मतलब ओवरऑल हाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस बजट। नहीं, देखिए, ये जो बजट था वो बेसिकली एक खर्च का जो विधायक होता है संसद में जिसे पारित करना होता है, वैसा था ये बजट। तो इसमें हुआ क्या था कि 2019 का जो बजट ऑन अकाउंट था उसमें थोड़ी बहुत मतलब बातें की गई थी स्पेंड वगैरह की, लेकिन इस बजट में इस मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं की। सबसे ज्यादा निराश अगर कोई है तो मध्यम वर्ग है, क्योंकि मध्यम वर्ग को कुछ मिला ही नहीं है इसमें। फिस्कल डेफिसिट की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो $65 प्रति बैरल का जो ऑयल का इन्होंने फिक्स किया था पिछले बजट में, वो ऑयल आज कहीं ना कहीं $80 के ऊपर घूम रहा है। $85 प्रति बैरल, प्रति बैरल $85 करने की बात थी, लेकिन इसके बारे में वित्त मंत्री ने कोई बात नहीं की। हालांकि उनकी स्पीच में भी कहीं ये चीज देखने को नहीं मिली। तो फाइन प्रिंट अभी स्टडी कर रहा हूं मैं, अगर उसमें कुछ बातें हो जाए या ऐसी कुछ हो। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट जो है वो मेंटेन करना हमारे जैसे मुल्क के लिए क्यों ये चैलेंज है, हमारे देश जैसे देश के लिए क्यों ये चैलेंज है? क्योंकि हम लोग तेल इंपोर्ट करते हैं। तेल इंपोर्ट करने के लिए हम लोग करेंसी इंपोर्ट करते हैं। अब बीच में कुछ खड़े हो गए थे कि रुपी ट्रेड हो रहा है, लेकिन रुपी ट्रेड हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि $80 प्रति बैरल का जो तेल है, कच्चा तेल, वो आपको ₹80 प्रति बैरल में मिलेगा। वो आपको $80 मल्टीप्लाई बाय उतना रुपया प्रिंट करके देना पड़ेगा। मतलब आप कहीं ना कहीं रुपया ही प्रिंट कर रहे हो, और उसके लिए आपको करेंसी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब उसमें से मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ ग्रोथ आई, आईटी सेक्टर में कुछ ग्रोथ आई, कंट्री में कुछ अच्छा हुआ, तो कंट्री सॉवरेन ट्रेडिंग बढ़ाने के लिए गोल्ड रिजर्व्स पे जाएगा। तो गोल्ड लेने के लिए गोल्ड भी वो इंपोर्ट करता है और करेंसी भी इंपोर्ट करता है। तो इसमें हमेशा तनातनी रहेगी फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए। और ये जो लोग मानते हैं ना, जो बोलते हैं कि हम तो मतलब तुर्रम खाए हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इन्होंने, अगर आपको पता हो तो एक इंटरव्यू में क्रूज पे कहा था कि 35 साल तो बिना पैसे के गुजारे हैं जिंदगी। तो जब खुद का पैसा खर्चा नहीं है तो गांव का तो खर्चने में क्या फिर कोई दिक्कत है ही नहीं ना। और दूसरा, लोकसभा के फ्लोर पे कहा गया था कि आप डेट करके भी घी पीजिए, वो ऐसे शास्त्रों में लिखा गया था। लेकिन शास्त्रों में डेट करके घी पीने के लिए क्यों लिखा गया था, उसका एक महत्व का कारण है। उस जमाने में युद्ध होते थे, फिजिकल एक्सरसाइजें करनी पड़ती थी, लोगों को अपने आप को शारीरिक तरीके से चुस्त रखना पड़ता था। इसीलिए कहा गया था कि आप ऋण करके भी घी पीजिए, ऋण करके बैलगाड़ी खरीदिए, ऋण करके आप गाड़ी खरीदिए, ऋण करके आप मोबाइल खरीदिए। ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं कहा गया। और हम और आप मतलब ऐसी जनरेशन है जिन्होंने देखा है, आप हमसे बहुत बड़े हैं, अपने इमरजेंसी वगैरह के देखा है। मेरा तो इमरजेंसी 3 साल पहले मेरा जन्म हुआ था, तो मुझे तो इमरजेंसी क्या है पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। लेकिन आपने वो दौर भारत में देखा है जहां पे हमारे मध्यम वर्गीय माता पिता थे, जिस तरीके से वो स्ट्रगल करते थे। उन्होंने कहा था कि बेटा चादर जितनी है उतने पैर फैला। लेकिन यहाँ पे क्या मामला हो गया कि पैर पहले फैला दीजिए, बाद में आप चादर चौड़ी कर दीजिए। तो ये होता नहीं है, फिर आपको गांव का ही पैसा लेके करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी चीज आनंद वर्धन सिंह साहब, हालांकि मैं मानता हूँ कि एक
खर्चे का एक डॉक्यूमेंट था कि जब तक इलेक्शन रहेगी तब तक सरकार क्या खर्चा करेगी, इसके ऊपर बात थी। लेकिन बहुत चिंता का विषय जो ऋण है 205 लाख करोड़ का, उसको जो सर्विस करने के लिए जिस तरीके से मिडिल क्लास को कुछ भी नहीं दिया गया है इस बजट में, तो मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के पैसों में क्या मतलब ये 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 साल के लिए अनाज बांटेंगे, उनको कुछ ना देके कॉर्पोरेट को आप मतलब कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह में बेनिफिट देंगे। तो ये तो क्लियरली एक तरीके से अगर आप देखने जाए तो आप मैसेज दे रहे हो कि मिडिल क्लास वोटर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए तो मेरे पास धर्म के मुद्दे हैं, धर्म की राजनीति है और वहां से मैं खरीद लूंगा। ये मतलब एक क्लियर कट फिटिंग ऑन द फेस ऑफ मिडिल क्लास वोटर्स है कि बॉस आप यू आर नॉट इम्पोर्टेंट। और सबसे बड़ी चीज, आप एक चेस खिलाड़ी जो एक बच्चा है उसकी क्रेडिट भी आप ले रहे हो। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी मैंने जिंदगी में नहीं देखी है जो एक चेस खेलने वाले एक बच्चे की जो क्रेडिट है वो भी इसमें अपने तरीके से उनकी माताजी उनके साथ जाती थी, क्योंकि वो बच्चा इडली के अलावा कुछ खाता नहीं था। अब कौन सा विधायक ये पूरा सत्ता जो सत्तारूढ़ पार्टी बैठी है उसमें उनके साथ कहीं पे खेलने भी गया या उसको समझ भी है चेस के खेल की, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे किस तरीके से खेल खेला जाता है। तो आई थिंक ठीक है, खर्चे का पूरा मतलब एक डॉक्यूमेंट था, लेकिन उसको भी जो 2019 में जिस तरीके से एक थोड़ा एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुआ था रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह को लेके, जिस तरीके का फोकस था या जो बातें आ रही थी वो भी नहीं है, तो इंडस्ट्री बहुत ही नाराज है। इसीलिए शेयर बाजार में 11:05 पे आपका सेंसेक्स ऊपर था, आपका निफ्टी ऊपर था। भारत के जितने भी इंडाइसिस थे, वो दुनिया में जो अभी शेयर बाजार का माहौल है, खास करके यूक्रेन की लड़ाई ये वो सब चल रहा है, तेल के भाव, उसके रिवर्स जाके भारतीय इंडाइसिस आज बहुत ही मतलब खुशी में था भारतीय शेयर बाजार कि बजट में कुछ आएगा। और मतलब मिला क्या, तो बोले बाबा जी का थुल्लू। 11-20 बजे पूरा का पूरा सेंसेक्स और निफ्टी एकदम नीचे आ गया था और वहां से फिर धीरे धीरे रिकवर करना शुरू हुआ। तो आई थिंक शेयर मार्केट इज अ क्लियर कट इंडिकेटर फॉर द बजट, क्योंकि जब कुछ ऐसी बातें आती है, मान लीजिए कि ट्रैक्टर के ऊपर कुछ सब्सिडी या ईवी के ऊपर सब्सिडी या सोलार में कुछ सब्सिडी, तो ऐसी कंपनियां उनके भाव बढ़ते हैं, इनका जो इंडाइसिस में जो इनका मतलब पोर्शन होता है वो बढ़ता है और शेयर बाजार मतलब एक खिल उठता है। वो शेयर बाजार खिला हुआ नहीं दिखाई दिया। और जिस तरीके से अगर आप बिजनेस चैनल्स की चर्चाएं देखेंगे तो उसमें इंडस्ट्री को 2019 मतलब एंकर्स ये एडवोकेट करते थे कि 2019, कई लोग बोलते थे कि ये हालांकि एक ऑन अकाउंट बजट है, एंकर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं 2018 का तो ये बजट एग्जाम्पलरी है, वो भी ऑन अकाउंट था लेकिन इतनी स्कीम्स थी, ये था वो था। हालांकि इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं पता था कि इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंशन में करना चाहूंगा, 13 जनवरी को एक मीटिंग हुई जिसका दिनेश वोरा जी ने अभी एक वीडियो किया है, जो कि एक संरक्षण को लेकर एक मीटिंग हुई है। तो बिल्कुल मुझे लगता है गवर्नमेंट अभी बहुत ही असमंजस में है कि क्या ये संरक्षण का मामला फिलहाल जिस तरीके से बाहर आ रहा है धीरे धीरे, ये मीटिंग क्या हुई है, चीन को लेकर क्या बात आ रही है, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जिसको लेके वो बजट में जो डिक्लेयर करना चाहती थी या जो भी बोलना चाहती थी वो नहीं बोल पा रही है। और ये जो मीटिंग हुई है 13 जनवरी को, शायद मुझे लगता है ये इसका रिफ्लेक्शन है कि गवर्नमेंट किसी और मोर्चे पे, हालांकि फाइनेंशियली आपके ऊपर डेट वगैरह तो है इस राष्ट्र के ऊपर, लेकिन किसी और मोर्चे पे कुछ कर रही है और इसकी वजह से बजट जो है वो सबड्यूड रहा है। और लास्ट में एक बात मैं कह के मतलब अपनी बात को विश्राम दूंगा कि अगर आप देखने जाए तो 2014 से बजट्स जो है वो नॉन इवेंट बन चुके हैं। उसमें ज्यादातर सोशल स्कीम्स को ही डिक्लेयर किया जाता है, वॉर मेमोरियल के लिए पैसा, इसके लिए पैसा, उसके लिए पैसा, ये वो चीज है। कोरोना कोविड के काल में हेल्थ को लेकर थोड़ा बहुत इंपेटस दिया गया था। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स की वजह से जो बजट का एक थ्रिल रहा था आम जनता के बीच, जहां पे मतलब लगता है कि आपके मोबाइल सस्ते होंगे या आपका घड़ियां सस्ती होगी या आपके मतलब रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या आपके व्हीकल सस्ते होंगे, वो वाला थ्रिल चला गया। जो थ्रिल बचा है वो मिडिल क्लास आई मीन पॉपुलेशन के लिए खास करके कि टैक्स लिमिट में क्या एग्जम्पशन आता है, वो भी थ्रिल खत्म हो गया है। रेल का बजट हुआ करता था, एक एक्साइटमेंट रहता था बजट के अगले दिन कि क्या नई गाड़ियां मिल रही है, क्या हो रहा है, वो एक्साइटमेंट भी खत्म हो चुका है। तो जिस तरीके से मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं कि 2024 के बाद सबसे बड़ी समस्या अगर कहीं आ सकती है तो विपक्ष तो खत्म हो चुका है, लेकिन सिविल सोसाइटी से उठने वाली जो आवाज है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और ये क्लियर कट संकेत है कि आपने राजनीति में आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है और आपको अभी देश के आर्थिक मामलों में भी इंटरेस्ट नहीं लेना है। हम पूरा का पूरा आपका इंटरेस्ट उसको पूरा मतलब एक घोल में डाल के पी जाएंगे और आप बस एक सब्जेक्ट हो, आप हमारे लिए एक टैक्स मैकेनिज्म का एक साधन हो,
क्योंकि आप अगर 5 रुपए का ग्लूकोज का बिस्किट खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी आप जीएसटी भरते हैं, जो आप रिक्लेम भी नहीं कर पाते। और बड़े बड़े जो कारखाने वाले लोग हैं वो तो रिक्लेम भी कर लेते हैं। तो आपके पैसे से ये सड़कें बनेगी, ये सब होगा और हम पैसे उड़ाएंगे, और मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलने वाला है। मिडिल क्लास को मिलेगा तो धर्म की राजनीति, नौकरियां है नहीं, आईटी सेक्टर में खास करके 10 साल से जिस तरीके से फ्रीज हुआ है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इस बजट में, हालांकि कुछ चीजें होनी चाहिए थी जो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती। आप मेरी आपकी बात भूल जाइए, इंडस्ट्री की कमेंट्री पढ़िए, इंडस्ट्रियलिस्ट की कमेंट्री पढ़िए, और जिस तरीके से बिजनेस चैनल के जो एंकर्स थे वो एडवोकेट करते थे कि नहीं 2019 वाज एन एग्जांपल और ये भी एक एग्जांपल सेट करेगा। तो ये बजट मुझे लगता है ऑन अकाउंट बजट वो 2019 वाली एग्जांपल की जो थियरी थी उसको रिपीट करने में कहीं नाकाम हुआ है। हालांकि बिजनेस चैनल के एंकरों ने बजट की स्पीच खत्म होते ही इस बजट को मतलब बहुत ही बढ़िया बजट करार दे दिया था। हिमांशु जी, एक दो चीजें जल्दी से पूछ लूं आपसे। एक ये कह रहे हैं कि हवाई अड्डे बहुत बनाए हैं इन्होंने, हालांकि मेरा एक और मित्र है काफी कुछ उस तरह का है। उससे बड़ा मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ लूं क्योंकि ये आप शायद सबसे बेहतर स्थिति में हम लोगों में इसको इस पे जवाब देने के लिए। जय जवान जय किसान के साथ जो हालत इस बार किया गया है इस बजट में, वो दर्शकों को भी जरा आप ठीक से समझा दीजिए। जय जवान में डिफेंस का 2000 जो मैं कह रहा हूं जय जवान जय किसान में जो जवान की हालत कर रहे हैं डिफेंस का, जिसपे ये कहते हैं लाल लाल आंख घर में घुस के मारेंगे, उस डिफेंस का 2024 का जो एस्टिमेटेड बजट है वो 4,55,897 करोड़, 4,55,897 करोड़। इस साल का जो बजट पेश किया गया है जिसमें एस्टिमेट कर रहे हैं 2025 में 6.2 लाख करोड़, इस साल के मुकाबले इस साल कम किया है। एक नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो एलोकेशन है वो 6.2 लाख करोड़ का है। डिफेंस का जो रिवाइज बजट मेरे सामने जो फिगर हैं, डिफेंस बजट जो है वो 4.54773 करोड़ है। आप एक बार देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए जो एलोकेशन आया है मेरे पास, जो पीआईबी से जो डॉक्यूमेंट आया उसमें 6.2 लाख करोड़ है। ये बेसिकली जो की फीचर्स वाली जो पीडीएफ है ना, जो पीआईबी ने सर्कुलेट की है, उसमें से उसमें ये डेटा दिया है, उसमें से निकाल रहे हैं। हाँ, एक फर्टिलाइजर का जरा आप देख लीजिए। फर्टिलाइजर का पिछले साल 1,88,894 करोड़, इस बार फर्टिलाइजर की जो बात है वो 1,64,000, ये आपके फिगर से मैच कर रही है। 1.68, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स 1.68 लाख करोड़, जो रिड्यूस की गई है पिछले साल से। नहीं, यहाँ पे 1.68 दिखा रहा है, 1.68 लाख करोड़। मैं कह रहा हूं आपके पास शायद लास्ट ईयर की फिगर नहीं है। नहीं, मेरे पास लास्ट ईयर की नहीं है, मेरे पास जो इस बार की जो की हाइलाइट्स है वही डिटेल्स है मेरे पास। तो मैं लास्ट ईयर की फिगर जो है फर्टिलाइजर की जो देखिए, बेसिकली ये जो ऑन अकाउंट बजट है उसमें हमको ये फाइनल फिगर पे हम नहीं जा सकते। हमको मुझे लगता है जो सरकार आएगी बाद में 2024 के चुनाव के बाद वो क्या बजट देती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये बेसिकली खर्चे का एक विधायक है। जिस तरीके से मतलब वो एक डॉक्यूमेंट रहता है कि इलेक्शन तक हम इतना खर्चा मतलब जो भी होगा तो ऑन अकाउंट ये रहेगा, तो उसमें शायद कटौती हो सकती है क्योंकि टाइम फ्रेम जो है महीनों की वो शायद कंपैरेटिवली कम है। लेकिन हमको देखना ये पड़ेगा कि जब ये रिवाइज होके आता है, जो भी नई सरकार लेके आती है, जब ये रिवाइज होके आएगा उसमें कितना उसमें कटौती हुई या बढ़ोतरी हुई वो देखना पड़ेगा। जी। अच्छा, वो जरा हवाई अड्डे वाली बात जरा बता दी, जो ये बार बार हवाई अड्डे का बहुत ही हवाई अड्डे का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हवाई अड्डे का क्या हुआ है मैं आपको बताऊं। ये ब्लू इकोनॉमी, ये टूरिज्म की क्यों बातें हो रही है, क्योंकि ज्यादातर एयरपोर्ट्स जो है वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आप कहीं पे भी वर्ल्ड में इतने एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज नहीं हुए जितने हिंदुस्तान में हुए। और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स होने के बाद सबसे बड़ा जो पैसा है, क्योंकि एयरपोर्ट देखिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टैंड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि कारखाने जैसा नहीं है कि वो बनाता जाएगा और उसमें से पैसा आएगा। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मेंटेन कर रहा है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बड़ा इसलिए कर रहे हैं, वो टूरिज्म को इसलिए आप बूस्ट दे रहे हैं ताकि वहां पे जितने प्लेन आएंगे वहां से उड़ेंगे जो भी होगा, तो वहां पे प्लेन के गैरेज बनेंगे, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। अब वो प्लेन्स लीज करने के लिए गिफ्ट सिटी में पूरी फैसिलिटी खड़ी कर दी गई है कि यहाँ से आप फाइनेंसिंग करके प्लेन को अगर आप लीज करते हैं तो उनकी जो लीगल कॉस्ट है सिंगापुर, दुबई वगैरह में हायर करने की, उसकी जो कॉस्ट होती है उसके 1/10 में इसकी यहाँ पे लीगल कॉस्ट होती है। प्लेन को हायर करने के डॉक्यूमेंट बनते हैं जो भी है। तो ये पूरा का पूरा एक बिजनेस इकोसिस्टम है जहां पे इसीलिए टूरिज्म के ऊपर, ब्लू इकोनॉमी के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर इसलिए भार दिया जाता है
और ट्रेन की जो बात आई कि वंदे भारत के डिब्बे और जिस तरीके से मतलब उसमें उसका जो टेरिफ होगा, उसका जो प्राइसिंग होगा वो ऑलमोस्ट एट पार विथ प्लेन होगा, तो तब जाके आप प्लेन से उड़े। अब जितने ज्यादा प्लेन उड़ेंगे उतनी प्लेन को मरम्मत की जरूरत पड़ेगी। लुफ्तांजा ने पिछले दिनों में 56 उनकी फ्लाइट्स थी इंडिया से वीक की, वो उन्होंने 68 कर दी है। और उनकी जो एक कंपनी है लॉजिक करके जो एमआरओ में, वो शायद इंडिया में किसी के साथ पार्टनरशिप करके ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में जितने भी एमआरओ मतलब प्लेन के गराज, और उसमें बहुत ज्यादा पैसा है। तो ये एक पूरा उस दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहा है फिलहाल, लेकिन ये कितना सक्सेसफुल होगा, क्या होगा, क्योंकि आपके मिडिल क्लास के पास जो डिस्पोजेबल इनकम होनी चाहिए, जो पैसा होना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। तो कॉर्पोरेट्स कितना उड़ेंगे, प्राइवेट जेट्स कितना उड़ेंगे, तो मुझे लगता है इसमें भी लगता है कि किस दिशा में ये सब जाएगा। या फिर आप एक कोई ऐसी स्कीम लेके आएंगे जैसे 80 करोड़ लोगों को आप 5 साल के लिए फ्री राशन दे रहे हैं कि चलिए हम आपको एयरलाइन के कूपन्स देंगे, आप उड़िए 80 करोड़ लोग, ऐसा लेके नहीं आने वाला है। तो मुझे लगता है उस दिशा में देखना पड़ेगा। जी हिमांशु भाई, एक दो चीजें मुझे और इसलिए, क्योंकि हम जरा समझने की दृष्टि से टूरिज्म पे बहुत जोर दिया जा रहा है। अब हो क्या रहा है कि अगर आप बजट में तो सबका ध्यान रख के किया जाता है, मतलब वो चाहे गरीब तबका हो चाहे अमीर तबका हो, लेकिन इस बजट में वो टूरिस्ट सेंटर की बात है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम बिजनेस और कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे। आपको कहीं नहीं लग रहा है इस पूरी कवायद में हिमांशु भाई, जो सो कॉल्ड आम आदमी है या जो सो कॉल्ड 90-95% जो देश की जनता है, उसको कहीं पीछे छोड़ दिया गया है? देखिए, भारत एक इनवर्ड इकोनॉमी है, तो आप इनवर्ड इकोनॉमी की तरफ आपका फोकस ही नहीं है। आप बोल रहे हैं कि आप बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस ये सब लेके आएंगे, मतलब आप बोल रहे हैं कि दावोस जैसा समिट आप यहाँ पे करेंगे, वहां से लोग आएंगे, तो कैसे होगा? ये समझने लायक चीज है। होगा तो भी मतलब छोटे छोटे मुल्कों से लोग आएंगे। ये जो तिमोर लेस्टे जैसे स्टेट है या मोजाम्बिक जैसे स्टेट है, या वहां से लोग आएंगे, तो वो आपको क्या देके जाएंगे? वो तो उल्टा आपका लेके जाएंगे। दूसरी बात, ये टूरिज्म के ऊपर फोकस जो है मैंने आपको पूरा समझाया। बेसिकली ये एविएशन सेक्टर में खास करके बहुत ही एक जो थियरी जिसको बोले हम बिजनेस जर्नलिस्ट के बीच जिसके ऊपर चर्चा होती है कि भारत का जो वर्ल्ड ट्रेड में जो हिस्सा है वो 1.75% है। अगर आप उसको दुगना करना चाहते हैं, 3.5% करना चाहते हैं, तो उस लेवल का आपको पोर्ट कैपेसिटी बिल्डअप करना पड़ेगा। वो एक रात में होने वाला नहीं। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट्स बड़े करके उसके ऊपर मतलब बड़े बड़े प्लेन्स लाएंगे कार्गो के और ये सब होगा, तो शायद उस दिशा में जा सकता है। तो इसकी वजह से, और दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में हर एक कम्युनिटी के भी, जो भी यहाँ पे अभी पटेल कम्युनिटी का एक वर्चुअली हॉस्पिटल का उन्होंने उद्घाटन किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि आप पटेल लोग जो है वो शादियां यहीं पे कीजिए, आप मतलब बाहर कहीं मत जाइए, हिंदुस्तान के बाहर आप यहीं पे मतलब उसका वेडिंग डेस्टिनेशंस इंडिया में ही कीजिए और यहीं पे शादियां कीजिए। तो ये दिशा में मुझे लगता है कि जो पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर में, जिन लोगों का किसका हुआ है पता नहीं है, लेकिन ये जो पैसा किस जरिए से आया है, कहां से हुआ, इन्वेस्ट हुआ है, तो वो मार्केट बूम अप और पिकअप करने के लिए, और साथ ही साथ जो एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, तो उसमें आपको बड़ा पता है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है, तो उसको भी मतलब अपना दाल चावल मिल जाए, उनको भी उनका ब्रेड बटर चीज मिल जाए। तो मुझे लगता है ये सब उसके लिए हो रहा है बेसिकली। और उसमें बिल्कुल जैसे आपने कहा कि इनवर्ड इकोनॉमी वाली जो भारत की जो अंदरूनी प्रजा है, मतलब ये बजट क्लियरली एक तमाचा है मिडिल क्लास के मुंह पे कि बॉस आप टैक्स पेश कीजिए, हम गरीबों को 5 साल अनाज देंगे और कॉर्पोरेट्स को हम टैक्स में रियायत देंगे, आप तो गुलाम हो और आप गुलाम की तरह ही जियो। ये क्लियर मैसेज है, इसमें कोई मतलब संदेह वाली बात नहीं है। और ये मैसेज है कि आप कुछ भी कीजिए, हम तो देखिए, मतलब एक पत्रकार ने पूछा, मेरे ख्याल से सीएनबीसी आवाज के या जी के पत्रकार ने पूछा निर्मला सीतारमण जी से कि क्या ये बजट के जरिए आप ये साबित करना चाहते हैं कि जब इलेक्शन सर पे हो तो पॉपुलिस्ट मेजर वाला बजट आप नहीं देंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, ऑन अकाउंट बजट ऐसा ही होता है, लेकिन 2019 का बजट, जैसे मैंने कहा, टेलीविजन चैनल के एंकर्स बोलते थे कि एग्जाम्पलरी बजट था, तो इस बार आप क्यों नहीं कर पा रहे? आई थिंक देयर आर बहुत सारी अनसर्टनिटीज है। आप फिर से डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर जाना चाहते हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन खत्म हो चुका है, डिमांड खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपने पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर उस दिशा में लेके चले गए, आपका डेट बढ़ा है। तब जाके आप पूरी दुनिया को बोलते हैं कि यहाँ आइए, आप अपना बिजनेस कीजिए, कॉन्फ्रेंसेस कीजिए, ये सब कीजिए। तो आप मतलब इसको एक वाइस जिसको बोले डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, लास वेगास या मकाओ की तरह।